हेलो, आवाज आ हाँ रही है? एक जी। बार बताना। हाँ जी, आ रही है। आ रही है। ओके, 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नैना वर्मा ज्वाइंट। कहाँ तक हो गए थे हमारे? 50 तक 50। हो गए थे ना? यस। यस, 51 से स्टार्ट करते हैं। देखो 51 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च? रिसर्च परस्यू जब आप कर रहे हो तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है शुरुआत में, वो क्या है? सबसे पहले फॉर्मुलेट करना आपने रिसर्च क्वेश्चन कि आखिर आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो, राइट? अब यहाँ पर क्योंकि देखो 4 ऑप्शन थे, उनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन आप बाद में करोगे। डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर, जब आप डाटा को कलेक्ट करोगे तभी तो एनालिसिस करोगे ना। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी आप बाद में बनाओगे। तो इन सब में, चारों में, जो सबसे पहला इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है रिसर्च परस्यू करने के लिए, वो क्या है? फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। क्लियर बात? एक बार मैं इसको ना वो कर दूं थोड़ा सा। ठीक है। अब हाँ जी ठीक है, बट आगे क्या कलर कह रहा दूसरा है? हो गया, ब्लू ब्लू सा। आगे आगे देखो, 51 हो गया ना? अब सही है। 52 क्या कह हाँ रहा जी। है, ये याद कर लो। द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज अ रिसर्च डिसर्टेशन। याद कर लो पक्का, ये फिर भी आएगा दोबारा रिपीट होके कि जो थीसिस का जो फॉर्मेट होता है और डिसर्टेशन होता है, वो दोनों के दोनों सेम ही बातें हैं। अच्छा। क्लियर बात? आगे क्या है, ये बात याद कर लो, बिल्कुल याद करने वाली बात है, फिर रिपीट होएगी सेम टू सेम। उसके बाद 51 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च? 1 मिनट। अच्छा, ये मेरे से दोबारा से लिखा गया 51 वाला ही। बात समझ में आई? सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा से वैसे डल गया, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रखा, ये मैंने वैसे डाल दिया, इसलिए मैंने 51 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इन अ पीएचडी थीसिस विच वन इज अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर शोइंग अ स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन? देखो, जब भी आप पीएचडी लास्ट में जब आप अपनी सबमिट कराने जाते हो थीसिस, तो थीसिस को आप किस तरीके से चैप्टर वाइज डाल, मतलब जो चैप्टर होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था 7 to 8 चैप्टर होते हैं, तो वो आप किस तरीके से एक सीक्वेंस बनाते हो, तो याद रखना, ये लर्न कर लो। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर आएगा सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, थर्ड नंबर पर डिजाइन ऑफ द स्टडी, फोर्थ नंबर पर डाटा प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, और उसके बाद सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च और रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। ये हो गया आपके 9 पॉइंट, ये आपको लर्न करने हैं लाइन वाइज। सबसे पहले क्या? इंट्रोडक्शन, उसके बाद सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, फिर डिजाइन ऑफ द स्टडी, फिर डाटा प्रेजेंटेशन, फिर उसको एनालिसिस करोगे, इंटरप्रिटेशन, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, उसके बाद सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, और फिर रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। देखो, हमें जो, जब हम अपनी मतलब स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि एक तो आप रिव्यू करो, लिटरेचर रिव्यू करो, और उसमें लिटरेचर रिव्यू में सबसे ज्यादा फोकस आप करो जो सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च है इस वाले टॉपिक पर, क्योंकि उन्होंने सजेशन डाली हुई है कि आप फर्दर इसमें ये चीज कर सकते थे, मीनिंग हमने तो ये चीज नहीं कर पाए लेकिन आप कर सकते हो, राइट? तो सबसे ज्यादा जो एक रिसर्चर का, जब वो न्यू रिसर्च करने आता है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस होता है ना उसका उसी पर होता है जो दूसरे वाले रिसर्चर ने सजेशन दिए हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है फॉर्मेट। उसके बाद ये कह रहा है 54 में, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च कहां पर होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन, हेलो, डिटेल डिस्क्रिप्शन कहां पर होता है? थीसिस में। दोबारा से मैंने बोला था ना, थीसिस के साथ साथ अगर डेजर्टेशन भी हो तो बात सेम है, तो याद रहेगा ना, थीसिस और डेजर्टेशन एक ही बात है, राइट? सिंपोजियम, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इनमें नहीं होता। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन, वो किस में जरूरत होती है? आपकी थीसिस में। उसके बाद नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन।
रिसर्च एथिक्स हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद विच स्टेज ऑफ रिसर्च? किस पर ज्यादा ध्यान है? मेन बात याद रखना, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। मतलब रिसर्च एथिक्स हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद विच स्टेज ऑफ द रिसर्च। कौन सी स्टेज पर ज्यादा है रिसर्च एथिक्स का कनेक्शन? वो है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, डिसाइडिंग द सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च। क्योंकि देखो, पॉपुलेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, सैम्पलिंग टेक्निक वो आपकी रिपीट हो सकते हैं। जो मिस्टर ए ने जो ले रखा वो मिस्टर बी भी ले सकता है, सेम टू सेम। बात समझ रहे हो ना? तो वो चीजें रिपीट हो सकते हैं, उसमें एथिक्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। डिसाइडिंग ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक और डाटा एनालिसिस, वो भी आप जो भी टूल्स टेक्निक वो सेम रख सकते हो। बट जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हो और रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, रिपोर्टिंग डाल मतलब दे रहे हो रिसर्च फाइंडिंग्स की, उस टाइम पर आपको रिसर्च एथिक्स का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 56 कह रहा है फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटजी यूज बाय मैनकाइंड इज। तो लेटेस्ट स्ट्रेटेजी हो या वैसे भी साइंटिफिक वर्ड आ जाए तो हमारा आंसर वही होगा। साइंटिफिक थिंकिंग इज हमारा आंसर है। कंसल्टिंग एन अथॉरिटी, डिडक्टिंग रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, इन सब से बेस्ट है हमारा साइंटिफिक थिंकिंग। क्लियर बात? आगे कह रहा है 57 में, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेज पर सबसे ज्यादा जरूरी है? वो है एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, उस टाइम पर आपको ध्यान में रखना रिसर्च एथिक्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उस टाइम पर आप कट कॉपी पेस्ट करके बैंड बजा दोगे ना, तो उसमें आपने इसका मतलब रिसर्च एथिक्स का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा। ठीक है? तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, अब ये उसमें था ना, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स में। एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स definition at the stage of defining the population of the research। ऊपर वाले में क्या था पॉइंट? यही था ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। लेकिन है ना, उसमें ये वर्ड नहीं था, डेटा कलेक्शन वर्ड नहीं था, एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपने ये नोटबुक में लिख लो, अगर डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन आता तो सबसे पहले वो जरूरी है। और अगर डेटा वो कलेक्शन क्वेश्चन में नहीं एनालिसिस है, एंड इंटरप्रिटेशन हाँ, एंड अगर आउटकम्स की वो बात होती है। वो अगर पॉइंट नहीं है तो फिर हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा रिपोर्टिंग वाला और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन वाला। ठीक है? अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक बार है ऊपर हमारा करना चाहिए, एक बार ऊपर करना उस क्वेश्चन में। ये रहा 55। रिसर्च फाइंडिंग्स, और वहां पे नहीं है ना रिसर्च फाइंडिंग्स। है रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च फाइंडिंग्स वहां पे मतलब नहीं है आउटकम्स की मतलब। बात है वहां पे। तो मैं आपको यही बता वहां रही पे, थी, डाटा कलेक्शन वहां यहाँ एनालिसिस पे, इंटरप्रिटेशन एंड आउटकम की बात हो वहां पे एथिक्स, ये 4 पॉइंट होते हैं। डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड आउटकम्स की बात होती है। इन 4 को छोड़ तो के कभी भी रिसर्च। यहाँ ऊपर वाले में तो ये बोल रखा ना जरूरी है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स में जरूरी तो है। रिसर्च फाइंडिंग्स रिसर्च दैट मीन्स एथिक्स हैज अ आउटकम की डायरेक्ट बात आ कनेक्शन। गई। हाँ, तो आउटकम्स की बात आ गई, तो इसलिए ये है, इसलिए वो वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पे रिसर्च फाइंडिंग्स वर्ड यूज नहीं कर रखा, आउटकम्स की बात नहीं कर रखी, इसलिए वहां पे नहीं है ये। ओके, एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स तो है ना, कि है एक ही बात ये है रहा, रिपोर्टिंग। यही तो कह रही हूँ, डिफाइनिंग ये द कहाँ रहा, पे। ये रहा एट द स्टेज ऑफ ये 57 का कट फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें कुछ ना कुछ गलत है, चाहे कोड कोड मिलेंगे इसमें, चाहे कुछ अरे ना कुछ है दोनों नहीं हो चार। सकता ना, एक ही पॉइंट निकालना था। तो मैं यही कह रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद ये आएंगे। और इसमें एक ही पॉइंट निकालना था आपको, तो एक पॉइंट में आप दो तो निकाल ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट वाला निकालोगे पहले। ऐसे तो कई बार नहीं होता कि दो पॉइंट्स लगते हैं कि पॉजिटिव है, तो उनमें से हम सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसको लेकर चलते हैं। तो यस, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव। द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट 58 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब? फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब, तो किस में होता है फॉर्मली प्रिस्क्राइब? थीसिस में होता है, तो बस थीसिस में होता है, आगे वर्ड लगा दिया, डॉक्टर लेवल थीसिस। वैसे भी थीसिस सारी शायद डॉक्टर लेवल की होती हैं।
कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च, वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजिया, इनमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ससेप्टिबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो फिर ये आ गया आंसर, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये अब की बार आ गया, देखो क्लियर ना। तो देखो आपने क्या यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन। राइट। हाँ, और दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम वाला, दूसरे नंबर पर आप फाइंडिंग्स ही लेके चलो, और तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, ये हम कर सकते हैं रिपीट। इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये क्या हो गया, ये थोड़ी ना एथिक्स। आगे आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कह रहा है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड गेट इंटीग्रेटेड इन रिसर्च प्रोसेस, होता है डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड। रिसर्च इज अ यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड आ गया टू प्रोवाइड आंसर टू मीनिंगफुल क्वेश्चन, टू आंसर प्रोवाइड बाय रिसर्च कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, एम्पिरिकली अगर वेरीफाइड है, ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपीरियंस तो बेस्ट है। अब क्या नहीं है, रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग अवर कॉमन सेंस, रिसर्च का काम ये होता है कि हमारी कॉमन सेंस नहीं। इंप्रूव हो जाए। उसके बाद आता है रिसर्च इज क्रिएटिविटी एंड करिश्मा, ये भी नहीं है। मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च, मतलब आप किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हो वो तरीका, और एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो वो आपकी रिसर्च कही जाएगी, फिर तो सारी रिसर्च है, हम तो ऐसे ही कंसल्ट करते ही रहते हैं अपने एक्सपीरियंस को। आगे है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, ये लर्न कर लेना। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, वो है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। वैसे भी याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ड आ गया ना तो वो आंसर है, ठीक है। फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ थीसिस, डाटा एनालिसिस थ्रू कलेक्ट, क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, और डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च, ये सारे साइड में। उसके बाद आता है which of the following statement best reflect the meaning and characteristics of research, कौन सा सबसे अच्छा बता रहा है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिसर्च मींस चैलेंजिंग द स्टेटस को, रिसर्च इज अ सिंथेसाइजेस का मतलब क्या होता है, सीमेंट, सीमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रोड़ी क्रेसर वो रेती वगैरह उन सब से मिलके बनना, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर एक प्रोडक्ट बनना। इसी तरीके से रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव क्या होता है, जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल, तो ये बात ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज, तो आप तीनों को लर्न ही कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, मीनिंग कोई मीनिंग बता रहा है, कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, ठीक है। तो याद कर लो, रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू, वो भी है। मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस, रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। अब है ना, जैसे अब तो ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर आ गए, हो सकता है ये एक पॉइंट आ जाए एक क्वेश्चन में, तो इन चीजों को याद कर लो। और मान लो अगर कोई पॉइंट अभी याद नहीं हो रहा ना, उसको नोटबुक में डाल लो कि 62 पॉइंट मुझे अभी याद नहीं हुआ, मैं फिर याद करूंगा। तो ये होगा जब लास्ट में जो पॉइंट नहीं हुआ ना, उसको आप बाद में रिपीट कर सकते हो, है ना, देख सकते हो। उसके बाद है आइडेंटिफाई द स्टेज स्टेप ऑफ रिसर्च इन विच एथिकल कंसिडरेशन बिकम रेलिवेंट, चूज फ्रॉम द कोड गिवन योर आंसर। कोड जो गिवन था उसमें से आपको ये बताना था सही स्टेप। तो सबसे पहला क्या है, कलेक्टिंग डाटा थ्रू यूज ऑफ सर्च रिसर्च टूल। दूसरे नंबर पर डाटा एनालिसिस एंड प्रोसीजर एम्प्लॉयड। तीसरे नंबर पर रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग रिजल्ट्स। वैसे भी देखो ये आगे पीछे होता तब भी आप आराम से लगा सकते हो ना, बिना क्वेश्चन पढ़े हाँ भी, जी। कि पहले डाटा कलेक्ट करोगे फिर एनालिसिस और लास्ट में फिर फाइंडिंग्स एनालाइज और फिर रिजल्ट्स, रिपोर्ट। है ना। हाँ उसके जी। बाद है, यस, उसकी और देखो एक बात और, हमने क्या कहा था कि जो एथिक्स के अकॉर्डिंग टू हमने क्या कहा था, तीन बात याद रखनी। पहले वाले में क्या, डाटा कलेक्शन, और फिर क्या इंटरप्रिटेशन। था, इंटरप्रिटेशन, है ना। और उसके बाद हमने ये कहा था कि रिपोर्टिंग। एक फाइंडिंग्स वाला और फाइंडिंग्स। एक क्या था, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, है प्रॉब्लम। ना। तो ये तीन चीज तो पक्की याद होगी अब अपनी, बात समझ में आई। हाँ जी। 1 सेकेंड, एक बार मैं चार्ज लगा दूं फोन बैटरी में।
अब आगे देखो, अब फिर आ गया ये थीसिस और डिसर्टेशन, दोनों का एक ही मीनिंग होता है क्या ये सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। हमेशा याद रखना, थीसिस आप अपने तरीके से फॉर्मेट नहीं बना सकते, जिस चैप्टर में जो लिखना है ना वो वही लिखोगे। फाइंडिंग्स आप करोगे कि क्या आपका कंक्लूजन है, क्या आपका रिव्यू है, क्या किसमें क्या डालोगे, वो चीज डालनी आपने है, पर जो फॉर्मेट है ना वो वही है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। बात समझ आई। उसके बाद आता है रिसर्च पेपर। क्या होता है रिसर्च पेपर? प्रेजेंटेशन होना समरी ऑफ रिसर्च डन। वही ना, जो आपने रिसर्च करी है उसकी समरी फॉर्म को आप जब प्रेजेंट करते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका सच रिसर्च पेपर। पेपर। उसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। अगर आप एक अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो, उसका क्या एम होता है? जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। सबसे पहले आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा, क्योंकि देखो जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो ना, उसी टाइम पर आप आपने 10 लिटरेचर रिव्यू कर लिए, तभी तो दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि इसने ये कमी छोड़ दी है ना। तो इससे क्या करोगे? सबसे पहले जनरेट करोगे रिसर्च क्वेश्चन, इसके थ्रू ही जनरेट होएगा वो। एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, और क्या वो सही है या गलत है वो भी लिटरेचर रिव्यू से ही पॉसिबल है। सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, आप अपने बायसनेस के अकॉर्डिंग जो बस अपना अपना तरीके से सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, ये कोई फायदेमंद नहीं है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशंस, ऑथर के बारे में बता रहा है, एफिलिएशन के बारे में, ये भी कोई लिटरेचर रिव्यू का अच्छा तरीका नहीं है। कंडक्ट मल्टीपल टास्क बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग, मतलब ये सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है, जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन पेपर्स आर। पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं? हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस, ये लर्न कर लो। complying of academic articles, providing a review article, offering a synopsis of extended or substituted। पोजीशन पेपर्स क्या होते हैं? हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस। लर्न हो गया? डिपिक्शन ऑफ स्टेटस। हाईलाइटिंग ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस। उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्वालिटेटिव क्या होता है? जिसको हम मेजर नहीं कर सकते ना। हाँ क्रिएटिंग जी। पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स from a small number of individuals using text analysis and interpreting larger meaning of findings। एक बार पहले गलत देख लेते हैं। Stating the purpose and research question in a broad way और collecting numeric data and statistical analysis। देखो, जब आपके सामने ये ऑप्शन दिखेंगे ना, मतलब जैसे ABCDEFGH ऐसे करके, तो कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा अलग से कट हो गया ना, क्वालिटेटिव नहीं है ना कलेक्टिंग हाँ न्यूमेरिकल जी। डाटा। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स भी आप उन्हीं पर लगा सकते हो जिन पर क्या है, जहां पर न्यूमेरिकली चीजें पॉसिबल हैं। तो ये वाला पॉइंट कट हो गया ना, तो जो ऑप्शन में मान लो ई पॉइंट दे रखा था, हम सबको काट दो, तो उस एलिमिनेशन से भी कई बार निकल जाएंगे। मान लो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए कि कौन सा क्वालिटेटिव है कौन सी क्वांटिटेटिव है, तो आप एलिमिनेट कर दो जो आपको समझ में आए उसके बिहाफ पे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कलेक्टिव न्यूमेरिकल डाटा, ये कट हो गया। अब ये है स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस इन अ ब्रॉड वे। अब पर्पस स्टेट करना और रिसर्च क्वेश्चन, अब ये मुझे समझ में नहीं आया क्वालिटेटिव क्यों नहीं है। और बाकी ये हैं 3 पॉइंट है ये जो क्वालिटेटिव के हैं। क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन, ये पर्पस स्टेटमेंट क्रिएट करना और रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्टिंग डाटा इन बेस्ड ऑन ब्रॉड पे वर्ड्स आ फ्रॉम गया अ तो स्मॉल गलत हो नंबर गया ऑफ है। इंडिविजुअल। क्या क्या गया? मतलब ये दोनों सेम ही है, जैसे नीचे भी पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन है और ऊपर भी, बट इसमें लिखा हुआ इन ब्रॉड वे है तो ये गलत हो गया। अच्छा, सही बात समझ में आई। पर एक बात है ब्रॉड वे, हाँ जो जैसे मान लो ब्रॉड वे होगा ना, तो वहां पर हम क्वालिटेटिव कर नहीं सकते, है ना। हेलो। हाँ जी। जहां पर ब्रॉड वे होगा ना वहां पर हम क्वालिटेटिव नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। क्वालिटेटिव
From the following list, identify the qualitative research characteristics and select your answer from the quotes given below. तो जहाँ ये बात पक्की याद कर लो, ब्रॉड वे होगा तो हम क्वालिटेटिव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट ठीक हो गया, स्टेटिंग नीचे वाला गलत हो गया। फिर गलत। देखो अगले वाले में स्मॉल है ना, इसीलिए ठीक हो गया। बात समझ में आई नहीं, ना? बेस्ड ऑन वर्ड्स है। अच्छा वर्ड्स है, कलेक्टिंग वर्ड्स डेटा भी आ गया, बेस्ड वो ऑन भी वर्ड्स। बायसनेस होगी, हाँ वो भी सिलेक्टिव मतलब क्वालिटेटिव हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर है यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ फाइंडिंग्स। यहाँ पर इंटरप्रेट हाँ, कर रहे हो, यहाँ पर भी कुछ मतलब खुद की बात आ और गई, टेक्स्ट की फॉर्म में है, लिख रहे हैं तो फिर तो वो भी क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद कर लो अपने पॉइंट, वैसे याद हो ही गए होंगे है ना, कि ब्रॉड हाँ जी। है, ब्रॉड है तो वो क्वांटिटेटिव है, स्टैटिस्टिकल कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव है। अच्छा टेक्स्ट की फॉर्म में या लार्जर मीनिंग ऑफ फाइंडिंग इंटरप्रेट कर रहे हो तो क्वालिटेटिव है। आप कलेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन वर्ड्स है या फिर स्मॉल नंबर आ गया तो ये भी क्वालिटेटिव हो गया। और खाली क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट रिसर्च क्वेश्चन, तो ये भी क्या हो गया आपका क्वालिटेटिव। उसके बाद आता है टाइटली सोर्स ऑफ डाटा इज, क्या है, इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से, इंफॉर्मेशन जो डिराइव हुई वही है। फिल्म ये क्या है, बोर्डिंग एंड पोस्टर्स, गवर्नमेंट गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर। जब इन सारों का एक कंक्लूडेड फॉर्म ही दे दिया गलो ने, इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना? दोनों चीजें आ गई इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, तो यही आंसर होगा। उसके बाद क्या है 70 क्वेश्चन में, क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज, क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग क्या है? क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीविंग इट्स यूजफुल। वो है क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज, लर्न कर लो ये। कोई 1 सेकेंड, हेलो, हाँ जी। ध्यान नहीं है ना किसी का भी शिवानी के अलावा? नहीं डन है। नहीं है। अच्छा कौन से क्वेश्चन में आगे बताना एक बार। 70 क्वेश्चन में आए हुए हैं, आपने बोला लर्न कर लो ये। टर्सरी सोर्सेज करके आए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी का इकट्ठा। क्या करके आए थे? टर्सरी सोर्सेज इंक्लूड फ्रॉम प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। 70 क्वेश्चन समझाना पूरा का पूरा, पढ़ते वाले 70 क्या क्वेश्चन कह में रहे तो हो? ये है ना कि बताओ हमें शिवानी। लैंग्वेज टेस्ट करनी है, तो हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ना कि उसकी स्टाइल कैसा है या फिर जेंडर या आइडियोलॉजी ऑथर की। मतलब क्रिटिकली मतलब सबसे बेस्ट वो कर रहे हो आप, तो दैट मींस एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब से। एथिकल चीजें देख रहे हैं उसमें। मतलब यस। सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, अपनी बायसनेस नहीं लेके आएंगे बीच में है ना, यस। स्टाइलिश तरीका, आइडियोलॉजी, जेंडर वगैरह। ठीक है, यस। कराओ तो फटाफट। थिंक अलो, क्या है ये, अलाउड, थिंक अलाउड थिंक अलाउड प्रोसीजर इज प्रोसीजर इज अ, क्या है थिंक अलाउड प्रोसीजर? a A technique technique used to used investigate learner strategies and performance। ये भी परफॉर्मेंस, लर्न कर लो, जो थिंक लर्नर अलाउड क्या है? स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेटजी यूज करता है, वही थिंक अलाउड। क्या? एक लर्नर इन्वेस्टिगेट करते वक्त जो भी टेक्निक्स यूज करता है। A technique used to investigate learner strategy and performance। लर्नर की स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट सबको करने के लिए जो इन्वेस्टिगेट टेक्निक यूज करना। करता है उसको बोलते हैं थिंक अलाउड। क्या नहीं होता थिंक अलाउड? अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, स्ट्रेटजी ऑफ टेस्टिंग लर्नर्स एप्टीट्यूड बाय प्रोवाइडिंग प्राइमरी सोर्स, अ नेसेसरी मेथड इज साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद बताओ प्लेजरिज्म इन इज रिसर्च, इन रिसर्चेस क्या होता है? कॉपिंग अनस्क्रूपसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। मतलब कॉपी करना प्लेजरिज्म कहलाता मतलब है। सेम क्रिएटिव टू यूज, सेम अगर किसी का लिख दें तो वो होता है हाँ हाँ, प्लेजरिज्म। क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डाटा, आपने यूज ही किया प्रीवियस डाटा को अपने तरीके से, तो वो नहीं होता। आउटिंग नहीं, कोटिंग है ये, मैंने क्यों नहीं लिखा, कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम हर, कोट कर दिया ना आपने, साइट करके कोट किया आपने, तो वो नहीं माना जाएगा प्लेजरिज्म। रेफरिंग टू प्रीवियस डाटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्टिव के साथ आपने बस प्रीवियस डाटा को सिर्फ रेफर किया है, तो वो भी आपका प्लेजरिज्म नहीं कहा जाएगा, कॉपिंग वाला प्लेजरिज्म कहा जाएगा। उसके बाद 73 कह रहा है सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस। थीसिस के ऊपर जब सुपरवाइजर सर्टिफिकेट देता है मीनिंग की सही है, इसका मतलब होता क्या है?
जब भी आपकी सबमिट होती है ना ओरिजिनल thesis, वर्क है तो आपका। उससे पहले आपसे कहा जाएगा कि सुपरवाइजर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपने काम किया भी है ठीक या नहीं किया। तो अगर सुपरवाइजर ने सर्टिफिकेट दे दिया ना, इसका मतलब एंश्योर हो गया कि आपका जो वर्क है वो ओरिजिनल है, राइट? ओरिजिनल है। ये नहीं है गिव नेम एंड क्लेम टू द सुपरवाइजर, क्लास क्या है ये, क्लियर डिफरेंट बीओ एंड क्या लिखा है, ये नहीं हाथ है, छोड़ रखा है। ठीक है? मतलब जो भी अलग से क्लियर हो रहा है पॉइंट हमारा, एंश्योर ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा वर्क। उसके बाद आता है रेफरेंस सर्व द पर्पज ऑफ। जो रेफरेंस है वो क्या पर्पज सर्व करते हैं? रेफरेंस लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। जो आपने कंटेंट दिया, जो भी उनकी ऑथेंटिसिटी को शो करते हैं। इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग में गिविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू टू द ऑथेंटिसिटी वो रिसोर्स। सही है, अगर हम किसी की रेफरेंस हाँ, दे रहे हैं वहां से चेक कर सकते हैं। उनकी सच्चाई, ऑथेंटिसिटी, ट्रूथफुलनेस, एक तरीके से एग्जिबिटिंग द ग्रेट रिसर्च। ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। उसके बाद आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन। चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताओ, हिस्टोरिकल स्टडीज, फिलोसॉफिकल स्टडीज और एंथ्रोग्राफिक स्टडीज। इन है ना तीनों रिसर्च का मीनिंग नीचे आएगा, फिर मैं क्लियर कराऊंगी, ठीक है? तीनों का अलग अलग मीनिंग आएगा इनके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल रिसर्च का, फिलोसॉफिकल का और एंथ्रोग्राफिक का। लास्ट में ये क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज इंटरप्रिटेशंस एंड मेकिंग मीनिंग गेट मोर अटेंशन। इन सारी स्टडीज में से, नीचे और स्टडीज का भी नाम दे रखा होगा, उन सब में से सबसे ज्यादा ज्यादा अटेंशन कौन से रखते हैं इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग पर? हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल और एंथ्रोग्राफिक। अभी के लिए 2 मिनट के लिए, जब तक वो हमारा लास्ट टॉपिक ना होए ना, तब तक बस इनको लर्न कर लो, अगर होए तो, नहीं तो बाद में कर लेंगे। 75 नंबर डाल लो। उसके बाद कह रहा है द रिसर्च डिजाइन। वैसे ना सबका ध्यान नहीं है, मैं बंद करूं क्या 75 तक ही? नहीं, ध्यान है। शिवानी का और अन्नू का ही है, बाकी किसी का नहीं है। बाकी सब तो बोल ही नहीं रहे। सुन रहे हैं ना दी, इसलिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर एक्सेस नहीं होगा तो रहने देते हैं। अभिषेक तेरिया का ध्यान नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बोल रही हूँ ना तो। थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम के बाद हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ कि तो करें। हेलो, ओके एक मिनट में स्टॉप कर दूँ। ओके।